हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही अच्छे टॉपिक फिजिक्स के। फर्स्ट वन इज मोमेंटम एंड सेकंड वन इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और दोनों ही टॉपिक के अंदर फिजिक्स की ब्यूटी छिपी हुई है एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज इन टुडेज क्लास। और आपको देखना है दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद में दोनों ही टॉपिक आपकी सराउंडिंग में आप डे टू डे लाइफ में देख रहे थे अब तक, लेकिन मिसिंग थे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो होगा लीनियर मोमेंटम। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम? चलो इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम एक जनरलाइज वे में बात करते हैं। सपोज करो कि दो स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसका मास ज़्यादा है, दूसरे स्टूडेंट का मास कम है, और दोनों ही स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक जिसका मास ज़्यादा है, थोड़ा सा हेल्दी स्टूडेंट है, सपोज करो उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरा एक स्टूडेंट है, हेल्थ वाइज थोड़ा वीक है, वो भी मूव कर रहा है इस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद सेम वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी 10 है, तो इस वीक स्टूडेंट की भी हेल्थ वाइज जो वीक है उसकी स्टूडेंट वेलोसिटी कितनी है, दैट इज आल्सो 10 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों ही स्टूडेंट, एक का मास ज्यादा है, दूसरे का मास कम है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और मान लो कि आपको उन दोनों स्टूडेंट के आगे खड़ा कर दिया जाए और आपको बोले कि बारी बारी से आपको एक बार हेल्दी स्टूडेंट को रोकना है, एक बार वीक स्टूडेंट को रोकना है, हेल्थ वाइज वीक। सो उस केस में जो स्टूडेंट ज़्यादा हेल्दी है उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और जो स्टूडेंट हेल्थ वाइज वीक है, जिसका मास कम है, उसको रोकने के लिए आपको लेस फोर्स लगानी पड़ेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में, जिस केस में आपने जिस स्टूडेंट का मास ज़्यादा था उसको रोकने में आपको लार्ज फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा उसको रोकने के लिए, तो उस केस में हम कहेंगे कि जिस स्टूडेंट का मास ज़्यादा था उसका मोमेंटम ज़्यादा था, और जिसका मास कम था उसका मोमेंटम क्या था? कम था। तो मास, जब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की वेलोसिटी सेम है और मास डिफर करता है, तो उस केस में जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका मोमेंटम कम होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अभी इसी तरह की बातें हम लीनियर मोमेंटम के टॉपिक में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें बेसिकली, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन मूव करेगा तो उसमें मोमेंटम होगा, ठीक है। सपोज करो आप रेस्ट पे खड़े हो तो आप में मोमेंटम नहीं है, आप रेस्ट पे खड़े हो तो आप में मोमेंटम नहीं होगा। कोई एक कार है, वो रोड पे स्टेशनरी है, टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि उसमें मोमेंटम नहीं है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? बट मोमेंटम के लिए m मास के ऑब्जेक्ट को एक v वेलोसिटी के साथ चलना जरूरी है, चाहे वो v वेलोसिटी कितनी ही कम हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो हम लीनियर मोमेंटम को क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, it is quantity of motion possessed by a moving body, ठीक है। इसको हम लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। कोई भी एक मूविंग बॉडी है, उसने कितना मोशन पोजेस कर रखा है, वो उसका लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज p के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप इस मोमेंटम को p के सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। और मैथमेटिकली हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम का एक और डेफिनेशन होगा, क्या बनेगा? लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ mass of object and velocity of object। बिल्कुल इजी टॉपिक है। देखो
सिचुएशन क्या है, यहाँ पे दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है m मास का, और ये m मास का ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब इसका मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसका, ऑब्जेक्ट के मास का और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, वेलोसिटी उसकी v है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू v। अब आप मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ठीक है। सिंस लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो मोमेंटम की वही डायरेक्शन, देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के मास को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और वेक्टर क्वांटिटी में तो दोनों चीज होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इसकी वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की होगी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके बेटा, सो अब हम लीनियर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो जस्ट पुट एन एरो ऑन वेलोसिटी। और लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर भी एरो लिख दो, और ये आपका बन गया लीनियर मोमेंटम इन वेक्टर क्वांटिटी, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हम यहाँ पे SI यूनिट की बात करें, लीनियर मोमेंटम के SI यूनिट क्या होंगे, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको स्मॉल p या कैपिटल P कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। P इज इक्वल m इंटू v, ये फॉर्मूला बन गया। अब SI यूनिट आपको निकालनी है, तो एक बात बताओ, मास को SI सिस्टम में मेजर किस में करेंगे, केजी में, किलोग्राम में। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं CGS यूनिट की बात करें, लीनियर मोमेंटम की CGS यूनिट क्या बनेगी, तो अगेन फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। CGS सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में। तो यहाँ पे मास को मेजर करेंगे हम ग्राम में, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या यूनिट होगी, CGS यूनिट मोमेंटम की, ठीक है, नोट करें। अब हम कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड मास, ठीक है। एक ग्राफ तो लीनियर मोमेंटम और मास के बीच डिस्कस करेंगे, और दूसरा ग्राफ होगा लीनियर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, आप पूरा लिखोगे लीनियर मोमेंटम एंड मास, लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ठीक है। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा इनके बीच में। तो हम एक तरफ तो क्या ले लेंगे, मास, इस एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने मास रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग मैंने दिखा दिया लीनियर मोमेंटम, ठीक है, दिस इज लीनियर मोमेंटम। मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, और लीनियर मोमेंटम को p से, ठीक है। अब यू नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, सिंस आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए,
वेलोसिटी की वैल्यू चेंज मतलब फिक्स हो गई, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं मास की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मोमेंटम की वैल्यू इंक्रीज करेगी डेफिनेटली। जितना मास बढ़ाऊंगा उतना ही मोमेंटम इंक्रीज होगा। मैंने मोमेंटम मास डबल कर दिया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल। कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, मास बढ़ाऊंगा तो मोमेंटम भी बढ़ना चाहिए, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। यू आर गेटिंग माय, देखो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो ग्राफ आगे भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ की शेप क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। ये कब होगा, जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। हमारे पास दूसरी सिचुएशन देखो, मोमेंटम दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपसे पूछ ले ऑन विच फैक्टर मोमेंटम डिपेंड, तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो इफ यू विल चेंज मास देन मोमेंटम विल वेरी, इफ यू चेंज वेलोसिटी देन अगेन मोमेंटम विल वेरी। ओके, सो क्या है कि मोमेंटम दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लेना नोट में, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अगेन मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम दिखाया है मैंने और यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम को p से। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगेन आप लिखोगे सिंस मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूं, इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में m की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा मैं। तो एक बात बताओ, मैं v की वैल्यू चेंज करूंगा तो मोमेंटम की वैल्यू चेंज करेगी, नेचुरल सी बात है। v की वैल्यू को मैंने डबल कर दिया तो मोमेंटम क्या डबल हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का सिंबल है ना। तो ग्राफ क्या होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, तो ग्राफ की वैल्यू हो जाए, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगेन ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है, व्हेन मास इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये ऐसी ही कहानी है बेटा, जैसे सपोज करो आपका कुछ मास है, 7 kg आपका मास है और आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। ये सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये इसको रब कर देते हैं, तो पहले कुछ बातें करते हैं, एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, फिर इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बेटा दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, ओके। और अर्थ के सरफेस पे एक कार है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ना, इस ग्राउंड पे मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। सो माय क्वेश्चन इज जस्ट व्हाट विल बी मोमेंटम। मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। आप लीनियर मोमेंटम फाइंड करो ब्लॉक का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके माइंड में क्या आएगा, मोमेंटम फाइंड करना है, तो सिंपली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आप क्या करोगे बेटा, मास की वैल्यू पुट करो, मास कितना था 5 kg, वेलोसिटी कितनी है इनटू 10 मीटर पर सेकंड, तो वैल्यू कितनी होगी 50 और यूनिट क्या बन जाएगी kg मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ब्लॉक का मोमेंटम आ गया 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ब्लॉक का मास क्या है 5 kg है। अब सपोज करो सेकंड सिचुएशन में मतलब क्या है कि आपके पास में यही ब्लॉक है, और आपने ये ब्लॉक का सेम ब्लॉक है, तो इसका मास 5 kg ही रहेगा। अब ये जो ब्लॉक है ना, नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद अ डिफरेंट वेलोसिटी, नाउ वेलोसिटी हैज बीन 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड। और अब मैं आपसे कहूं कि फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। अब लीनियर मोमेंटम फाइंड करो ब्लॉक का, तो सिंपली आपके माइंड में क्या है, आपको क्वेश्चन यहाँ करना है,
लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है तो मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना 5, वेलोसिटी कितनी 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 kg मीटर पर सेकंड। यूनिट आप लिख लेना साथ के साथ। तो बेटा देखो सेम ब्लॉक था दोनों सिचुएशन में, यहाँ वेलोसिटी 10 थी, यहाँ वेलोसिटी 20 है, यहाँ मोमेंटम आया 50, यहाँ मोमेंटम आया 100, यहाँ मोमेंटम कितना आया 100। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो मोमेंटम की वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो सेम ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है कि आप जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन। नोट करें। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूटन का सेकंड लॉ है क्या। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही मजेदार है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कहता है कि कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हमेशा मूव करेगी। कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। और किसी भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए हमें किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। You're getting my point? ठीक है। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक सिचुएशन को समझेंगे। ठीक है, वो सिचुएशन क्या है वो भी देखेंगे। देखो क्या है बेटा, सपोज करो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है। इसको सपोज नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए पहले चीज़ों को ग्राउंड पे उतारना पड़ता है। ठीक है, और इस ग्राउंड पे सपोज करो ये कोई एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल का कुछ मास है स्मॉल है, ठीक है, और इस बॉल का कुछ वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, और ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और ये सिचुएशन कब है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो आपने देखा कि बॉल इनिशियली कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही थी, हो सकता है पीछे से कहीं से कोई फोर्स लेके आई। अब फिर जब टाइम कितना होता है t इज इक्वल टू t, जब टाइम चेंज हो जाता है 0 से t टाइम हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, इस बॉल पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी जाती है। इस बॉल पे, ये बॉल इधर मूव कर रही थी, इस पे आपने फोर्स लगा दी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स लगाने से क्या होगा, पहले ये बॉल चल रही थी, आप उस पे एक्स्ट्रा फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉल चल रही है वही एक्सर्ट कर दोगे, नेचुरल सी बात है उस बॉल का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u से v हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये भी क्लियर है यहाँ पे कि v की वैल्यू u से ज्यादा होगी। मतलब पहले ये 5 मीटर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो हो सकता है 6 से हो, 7 से हो, 8 से हो, 10 से हो, इट डिपेंड अपॉन द बाय व्हाट अमाउंट यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दैट बॉडी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अब ये वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं। ठीक है, 3 चीजें क्या क्या थी, एक तो m क्या चीज था, मास ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी या बॉल है। u क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ओके, और v क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है अभी तक। ठीक है, और t इज इक्वल टू 0, ये क्या चीज है, इनिशियल टाइम, ये स्टार्टिंग का टाइम है, इनिशियल टाइम, और t इज इक्वल टू t, ये क्या चीज है, फाइनल टाइम। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ बेटा, जब ये बॉल पहले u वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो क्या इसका कोई मोमेंटम था? डेफिनेटली इसका मोमेंटम था। मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल बताओ, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल कितना था, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल
m बॉल की सॉरी m मास था, u वेलोसिटी थी, m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही तो आपको लीनियर मोमेंटम बताएगा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम बॉल का था mu, ठीक है। ये कब था? जब टाइम 0 था। बाद में क्या हुआ, आपने इस बॉल पे फोर्स लगा दिया जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? v। तो अब मोमेंटम चेंज हो गया ना, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल कितना होगा, तो फाइनल कंडीशन ये है, ये कंडीशन कौन सी है? इनिशियली, और ये कंडीशन कौन सी है? फाइनल। तो फाइनली हम बात करें तो फाइनली बॉल का मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो m मास है, बॉल का वेलोसिटी कितना हो गया? v। ओके, अब मैं आपसे इनिशियल लीनियर मोमेंटम को मैं p1 से रिप्रेजेंट कर दूं, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करके इनिशियल मोमेंटम को p1 से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। फाइनल लीनियर मोमेंटम को मैं p2 से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी होगी, आपके पास p1 की वैल्यू कितनी आई? mu, ठीक है, और p2 की वैल्यू कितनी आई? mv, ठीक है। और आपको पता है फाइनल लीनियर मोमेंटम तो कितना है? p2, और इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है? p1। अब मैं आपसे बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आपका वेट 60 kg है अभी, और 6 महीने बाद आपका वेट 70 kg आ जाता है, तो आपके 70 kg हो जाता है, तो आपके वेट में चेंज कितना आया? दैट इज वेरी ऑब्वियस, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 10 kg आपने क्या किया? फाइनल में से इनिशियल वेट को डिक्रीज कर दिया। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। चेंज को हम डेल्टा से दिखाते हैं, और मोमेंटम में चेंज है तो p लगा देते हैं, डेल्टा p, ठीक है। तो बताओ मोमेंटम कितना चेंज हुआ? तो आप मोमेंटम चेंज होने के लिए क्या करोगे? लीनियर मोमेंटम जो फाइनल है, मतलब आप क्या करोगे बेटा? आप फाइनल लीनियर मोमेंटम जो कि p2 है, उसमें से इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो कि p1 है, जो कि p1 है, उसको माइनस कर दो। वेरी सिंपल सा है, डेल्टा p, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए p2 माइनस p1 करोगे, फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करोगे, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं कि बताओ ये चेंज कितना आया मोमेंटम का? तो बताओ p2 की वैल्यू कितनी है? mv, और p1 की वैल्यू कितनी है? mu, ठीक है। और मोमेंटम में चेंज कितना आया? मोमेंटम में चेंज आया mv माइनस u, कितना आया? mv माइनस u, कितना आया मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? mv माइनस u, ठीक है। अब आपको है ना इनके ऊपर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, इतनी ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी चलेगा, लगा दी है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ना लगाओ, साथ के साथ नोट कर रहे हो तो लगा दी होगी आपने, ठीक। अब एक बात बताओ, ये आया चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब चेंज कब हुआ? पहले टाइम 0 था, बाद में टाइम t हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन टाइम कितना है, ठीक है। चेंज इन टाइम, तो आप क्या करोगे? कितना टाइम चेंज हुआ? पहले टाइम 0 था, बाद में कितना हुआ? t। तो आप क्या करोगे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। और चेंज इन टाइम को देखो, टाइम चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं टाइम के लिए, t सिंबल यूज करते हैं। तो फाइनल टाइम कितना था? फाइनल टाइम t था, और इनिशियल कितना था? 0 था। कितना था? 0 था। आप इसको t ना लिखे, t में कंफ्यूजन लग रही है, तो आप इसको ऐसे लिख दो टाइम, इसको भी क्या लिख दो? टाइम। पहले इसको कट कर देते हैं, टाइम पहले 0 था, इनिशियल टाइम, और फाइनल टाइम बाद में कितना हो गया? t। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चेंज इन टाइम कितना आया? डेल्टा t माइनस 0, तो मतलब चेंज इन टाइम को मैं लिख देता हूं t, चेंज इन टाइम इंटरवल, मतलब इतना मोमेंटम चेंज हुआ इतने टाइम में, ठीक है। ये इसको करने के बाद में अब हम न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं, अभी इसी का यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का। अब न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन पे आते हैं।
चलो डेफिनेशन पे आने से पहले मैं एक और बात आपसे पूछ लेता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा ये बॉडी का मोमेंटम पहले mu था, बाद में मोमेंटम mv हो गया, मोमेंटम चेंज क्यों हुआ, किसने किया मोमेंटम चेंज? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, फोर्स ने। भाई ये फोर्स ना लगती तो ये बॉडी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती। ऐसी सिचुएशन थी ना, हमने ये सरफेस कैसा ले रखा था, फ्रिक्शनलेस सरफेस ले रखा था, ठीक है। एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बट क्या है, हमने इसमें फोर्स लगा दिया तो फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो जाता है। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है, कह रहा है कि आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करोगे तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लिखो, डेफिनेशन में लिखोगे, द change in momentum, the change in momentum, linear momentum, the change in linear momentum, the change in linear momentum per unit time, ठीक है, is directly proportional to applied unbalanced force. बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात कही है न्यूटन ने। न्यूटन कहता है कि मोमेंटम में चेंज होता है पर यूनिट टाइम। मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, चेंज इन टाइम कितना डेल्टा टी। मोमेंटम में चेंज होता है पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना, ताकि उस बॉडी की वेलोसिटी को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करवा दे, वही तो होता है अनबैलेंस फोर्स का केस। तो न्यूटन क्या कहता है कि जिस बॉडी पे आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उस बॉडी का मोमेंटम उतना ही चेंज होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो आप इस चीज को कुछ ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट पहले 5 की स्पीड से मूव कर रहा था, आपने उस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो उसकी स्पीड हो गई 50, ठीक है। और मान लो अब आप उसमें फोर्स लगाते हो 10,000 न्यूटन की, तो अब उसकी सपोज करो कि जो वेलोसिटी वो होगी 50,000, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अब उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया वेलोसिटी चेंज होने से। देखो पहले कम फोर्स थी तो कम वेलोसिटी चेंज हुई तो कम मोमेंटम बना, अब ज्यादा फोर्स लगाई तो ज्यादा वेलोसिटी बनी तो उसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा। मतलब न्यूटन यही कहता है, कह रहे कि आप जिस बॉडी पे जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उस बॉडी का मोमेंटम उतना ही चेंज होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो और ये एक सिंबल होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, शायद आपने मैथ में अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ये मैथ में आता है, आपके फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिंबल फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, सिंबल फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है सिंबल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिंबल फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब जिस बॉडी पे आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे उस बॉडी का मोमेंटम उतना ही चेंज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। और ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना, ये अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन में होगा। आप नोट कर सकते हो, नोट करो, लिखो, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ। या फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, एक और डेफिनेशन भी दे देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप पूरा लिखेंगे लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स, ये अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नोट करें, दोनों एक ही बात है, चाहे ये वाली डेफिनेशन लिखो या ये लिखो। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स। अब क्या है कि क्वेश्चन क्या आता है, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ, सबसे पहले आप क्या करोगे जब ये आपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले न्यूटन लॉ लिखोगे, फिर ये डेफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? ये इतनी डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला पोर्शन लिखना आपको, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला पोर्शन लिखना है, उसके बाद में आपको ये लिखना है। ठीक है, देखो, लेकिन अब आप कहोगे सर ये आपने पहले क्यों करवाया? ये इसलिए करवाया ताकि मैं ये बात समझा पाता आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे। ठीक है, अब मैं इस वाले पोर्शन को रब कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, साथ ही साथ नोट किया करो। ठीक है, अब मैं इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूँ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, वो याद होगा तो आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे आपने कर लिया, यहाँ ये कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, डेफिनेशन के बाद में ये वाला पोर्शन नोट करना है। अब हम यहाँ पहुंच गए ना, ठीक है, बस जस्ट अब तो अपना रिजल्ट आने वाला है, न्यूटन सेकंड लॉ से फॉर्मूला, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आने वाला है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आप लिखोगे वी नो। बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है इसको मैं इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकता हूं, बट साथ में मुझे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। दोनों इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए के कांस्टेंट की वैल्यू है। वैल्यू, ये वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पाई हो सकती है, पाई बाई 7 हो सकती है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? F इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ठीक है बेटा, के आपने रख दिया। अब F इज इक्वल टू के dP बाई dt। अब आप लिखोगे एक्सपेरिमेंटली, वी नो, एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं कि k की वैल्यू 1 होगी, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, और यहीं पे डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं? m v माइनस u, यहां से लिख लो डेल्टा P को। और डेल्टा T को हम क्या लिख सकते हैं? T। क्या लिख सकते हैं? T। तो हमारा फॉर्मूला आ गया फोर्स का, ये क्या आ गया? फोर्स का फॉर्मूला ये। ठीक है, अब आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, मैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं, वो क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहां पे देखो, u ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी, v फाइनल वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है ना? बिल्कुल। और ऐसा होने में टाइम कितना लगा? t, 0 से t टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस केस में यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से मैं वैल्यू निकालूं a की, तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ? v माइनस यू अपॉन में t। मतलब क्या है? आप इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और मैं अब हम क्या करेंगे?
इसको रब कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट अब हमें नहीं है। ठीक है, हमारा काम बन चुका है। जो डेरिवेशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर थे वो हमने लिख लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम a को क्या v माइनस यू अपॉन में t को क्या लिख सकते हैं a। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, इसके बाद में करोगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, f इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन में t। तो अब आप क्या करोगे, v माइनस यू अपॉन में t को क्या पुट कर दोगे a, तो m v माइनस यू अपॉन t को क्या पुट कर दोगे a, और ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, विच इज फॉर्मूला फॉर फोर्स। ये फोर्स के लिए फॉर्मूला है और कहां से निकाला है हमने, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने ये निकाला है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है बेटा, इसको एक बार नोट कर लें। यू नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हमारा फॉर्मूला आ चुका है F इज इक्वल टू ma। ओके, अब हम इस फॉर्मूले पे कुछ वर्कआउट करते हैं। यू नो दैट SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ फोर्स, मैं बता चुका हूँ आपको पहले फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, और फोर्स को मेजर करने के लिए SI यूनिट होता है न्यूटन, जिसको कैपिटल अल्फाबेट N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखो SI सिस्टम में इस न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं। देखो F इज इक्वल टू है ma, फोर्स की SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन, क्या बनेगी, न्यूटन, फोर्स की SI यूनिट बनेगी न्यूटन। ठीक है, मास को SI सिस्टम में मेजर करेंगे किसमें, केजी में। एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, याद है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ 1 लगा दूँ, यहाँ 1 लगा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो SI सिस्टम में हम 1 न्यूटन को लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड, पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं अल्टीमेटली 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, वहीं पे हम सीजीएस यूनिट की भी बात करेंगे। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या रहता है फोर्स का, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स यू नो वेरी वेल, दैट वाज डाइन। आई टोल्ड यू डाइन सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, तो यू नो दैट न्यूटन जो फॉर्मूला होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू ma। तो सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे सेंटीग्राम सेकंड वाले सिस्टम में, तो इस सिस्टम में फोर्स को मेजर करते हैं हम डाइन में, और सीजीएस सिस्टम में मास को मेजर करेंगे ग्राम में, एक्सेलरेशन को मेजर करेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो मैं इसके आगे 1 यहाँ लिख दूँ, 1 यहाँ लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाइफन का सिंबल है, कभी माइनस मत सोच लेना। ठीक है, कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर माइनस क्यों लगा दिया, तो ऐसा नहीं है। तो 1 डाइन क्या बनेगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल मतलब SI सिस्टम में 1 न्यूटन को 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और सीजीएस में 1 डाइन को 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन बड़ी यूनिट है, डाइन छोटी है। ठीक है, अब मैं आपको इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, दोनों ही फोर्स को मेजर करने की यूनिट है, लेकिन कितने न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा, मैंने बताया भी था आपको 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। वो क्यों होता है वो अब बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा, देखो 1 न्यूटन, अब आप यहाँ पे लिखोगे वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन इसके इक्वल होता है। ठीक है, ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 न्यूटन, 1 केजी को यूँ लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ग्राम। भाई आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मीटर है, 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अब मेरे पास क्या आ गया, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम हो। तो 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 2 है, तो कितना बना 10 की पावर 5, फिर क्या बना ग्राम और सेंटीमीटर, यहाँ पे ग्राम है यहाँ पे सेंटीमीटर है, अपॉन में क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5, आपको पता है ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ 1 अंडरस्टूड है 1 ही है, ठीक है। तो 1 ग्राम पर सेकंड, अब इसको आप ऐसे लिख लो 1 ग्राम 10 की पावर 5 इंटू 1 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा इजी हो रहेगा आपके लिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5। अब आपको पता है 1 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 डाइन, इसको लिख सकते हैं 1 डाइन। तो अल्टीमेटली रिलेशन आपके पास क्या आ गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो ये तो तीनों रिलेशन आपके पास आ चुके हैं। 1 न्यूटन को आप ये लिख सकते हो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 डाइन को 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन और डाइन का क्या रिलेशन है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। नोट करें, फर्स्ट एप्लीकेशन है, यू नो दैट आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, और क्रिकेट मैच में आप क्या देखते हो, जब कोई भी बैट्समैन हिट करता है तो हिट करने के बाद बॉल एयर में जाती है, और फिर मान लो कि कोई दूसरा प्लेयर है जो फील्डिंग कर रहा है और उसकी विसिनिटी में उसके एरिया में है, वो बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, तो वो कैच करते हुए आपने नोटिस किया होगा, एक तो कैच ऐसे कर सकता है, दूसरा वो कैच करते हुए अपने हाथों को यूं नीचे की तरफ लेके आता है, मतलब इस तरह से एंगल बनाता है ताकि बॉल, मतलब क्या है, थोड़ा सा बॉल को एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाए उसके हाथों में आने के लिए। ऐसा क्यों करता है? यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल टेकिंग कैच, यू नो दैट दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ये कोई क्रिकेटर है, ठीक है, ये कैच को ऐसे भी ले सकता है यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो हवा में बॉल आई, ठीक है, और यहाँ पे भी कैच को पकड़ सकता है, बट ये क्या करता है, अपने हाथों को कुछ ऐसे कर लेता है, नीचे की तरफ कर देता है, बॉल इसी डायरेक्शन में आएगी, ये इनका एक्सपीरियंस होता है, इनको पता होता है कि बॉल कहाँ आएगी, ठीक है। तो ऐसा करने से कैच यहाँ लेने की बजाय यहाँ लेगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो उससे क्या होगा, टाइम इंक्रीज हो गया ना, बॉल को पकड़ने का टाइम इंक्रीज हो गया। तो टाइम इंक्रीज होने से क्या होगा, देखो आपको पता है F इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसकी, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी फोर्स क्या था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये फॉर्मूला लिखा था, K की वैल्यू 1, ठीक है, मान लो सब कुछ हटा दिया हमने, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और ऐसा करने से आपको पता है इफ डेल्टा T इंक्रीजेस, ये टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो देन अब नीचे वाली टर्म इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो इस केस में फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। जब वो क्रिकेटर ऐसा करेगा तो उसके हाथों पे कम फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, जो मोमेंटम चेंज होने का टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, मोमेंटम चेंज होने का टाइम इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली फोर्स की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि फोर्स टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ से देखो क्लियरली, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आप नोट करेंगे। आपके पास में ए पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर गेट मोर इंजर्ड बट ए पर्सन फॉलिंग ऑन हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजर्ड। मतलब सपोज करो टाइल का फ्लोर है, ठीक है, और टाइल के फ्लोर पे आप गिर जाते हो तो आपके चोट लग जाती है, ठीक है, और वहीं आप एक मिट्टी के ढेर पे गिरते हो तो आपको चोट नहीं लगती। एक्चुअली जो इंजर होने का क्या मतलब होता है, आपकी बॉडी पे फोर्स ट्रांसफर होना, क्या होती है, फोर्स ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। अब जैसे आप देखो कि एक पर्सन है सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है, ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये कोई टाइल वाला फ्लोर है, ठीक है, और ये पर्सन था बिल्कुल ठीक ठाक था और ये बेचारे
महाराज जी यहाँ लंबवत हो गए, गिर गए। ठीक है, जब ये गिरेगा तो क्या ये फ्लोर नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब क्या है, जब ये गिरेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन होता है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी इमीडिएटली, बहुत कम टाइम मिलेगा। जैसे ही नीचे गिरेगा सारी की सारी फोर्स इसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, बट वहीं पे मान लो कि श्रीमान जी बड़े भाग्यशाली थे और यहाँ पे देयर वाज अ हीप ऑफ सैंड, यहाँ पे कोई मिट्टी का ढेर था। ठीक है, और ये इनिशियल पोजीशन है और बाद में श्रीमान जी यहाँ गिर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये गिरेंगे तो मिट्टी के ऊपर जैसे ही गिरेंगे तो एक तरीके से मिट्टी नीचे की तरफ खिसक जाएगी ना, दब जाएगी ना, मिट्टी नीचे की तरफ चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, इन पे जो मोमेंटम चेंज, इनके अंदर जो मोमेंटम ट्रांसफर होना था, ठीक है, मतलब जो चीज, तो देन क्या होगा कि फोर्स, टाइम इंक्रीज हो जाएगा फोर्स ट्रांसफर होने में, क्योंकि मिट्टी जैसे नीचे की तरफ जाएगी उसी के कारण क्या है कि जो मिट्टी को, जो सैंड को जो फोर्स लगानी है इसकी बॉडी पे, वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस केस में अब आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, और आपको पता है इफ डेल्टा T टाइम इंक्रीज कर जाता है तो फोर्स डिक्रीज होगी। और फोर्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है, अब ये जो हीप ऑफ सैंड था, इसको इस पर्सन के ऊपर जो फोर्स लगानी थी वो क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन टाइम, ये फोर्स क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, कम फोर्स लगेगी इस पे। ठीक है, तो इसके केस में पर्सन को या तो इंजरी होगी नहीं, या होगी तो कम होगी, एज कम्पेयर टू जब ये सीमेंटेड फर्श पे फ्लोर करेगा तो ये क्या है, ज़्यादा इफेक्ट होगा, इंजरी ज़्यादा होगी। ठीक है, नोट करें। एप्लीकेशन है कराटे प्लेयर्स ब्रेक्स पाइल ऑफ ब्रिक्स इन ए सिंगल ब्लो। आपने देखा होगा कराटे प्लेयर क्या करते हैं, एक ईंटों का ढेर बना लेते हैं, ठीक है, पाइल ऑफ ब्रिक्स बना लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको अपने हाथ से ऐसे ब्रेक कर देते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? एक्चुअली क्या होता है, जब उनका हाथ ऊपर होता है, हाथ में कुछ मास है और वो सडनली फुल स्पीड से नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो m मास था, v वेलोसिटी, हाथ नीचे की तरफ आएगा तो मोमेंटम होगा। और फिर वो क्या करेंगे, वो जल्दी से फुल स्पीड से, मतलब हाथ का मोमेंटम ज़्यादा मोमेंटम, उस हाई मोमेंटम को बिल्कुल कम से कम टाइम में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हाई मोमेंटम जब ट्रांसफर करते हैं कम से कम टाइम में, तो उस केस में लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होगी, और उससे क्या होगा, जो ब्रिक्स है वो ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो लाइक जैसे यू नो दैट कैसा क्यों होता है, बिकॉज their tendency to transfer, अपने हाथ का मोमेंटम किसको देंगे, ब्रिक्स को देंगे ना, their tendency to transfer momentum of their hand to bricks, pile of bricks to bricks in negligible time। उनकी टेंडेंसी रहती है कि टाइम कम से कम हो, टाइम आपको इन नेग्लिजिबल टाइम बहुत कम टाइम कोशिश कर, टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से इट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इन नेग्लिजिबल टाइम, सो ए लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस, सो ए लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस। ऐसा करने से फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो जाती है, लार्ज। ठीक है, एंड ब्रिक्स गेट ब्रोकन, ब्रिक्स टूट जाती है। ठीक है, तो देखो आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो इफ टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, टाइम की वैल्यू कम हो जाए, तो ये देखो इसके फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होगा, टाइम डिक्रीजेस देन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और फोर्स ज़्यादा होगी तो पाइल ऑफ ब्रिक्स पे ज़्यादा फोर्स लगेगी और ब्रिक्स टूट जाएगी। ठीक है, वहीं पे हम ये बात करें, बोन ऑफ पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई पर्सन एक्सीडेंट के साथ होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में क्या रहता है कि
कोई सामने वाला ऑब्जेक्ट है, वो स्पीडली मूव कर रहा था, तो उसका मास था, उसका वेलोसिटी था, आपसे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, स्ट्राइक करते ही आपके अंदर मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा, कम से कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो उस केस में आपकी बॉडी के ऊपर जो आपकी बोन्स वगैरह है, कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होने से आपकी बोन पे एक लार्ज फोर्स लगेगा, जिससे बोन क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई बोन ऑफ पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लो। इसमें भी देखो, आप देख लो, F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है, ठीक है। आपको पता है इफ डेल्टा T डिक्रीज करेगा, ये वो टाइम है मोमेंटम ट्रांसफ़र होने का, ठीक है, जब सामने वाला ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आ रहा है और कम से कम, जैसे ही आपको स्ट्राइक किया तो कम से कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दे आपकी बॉडी पे, तो उस केस में देखो टाइम डिक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, लार्ज, और लार्ज फोर्स होने से पर्सन की बोन फ्रैक्चर कर जाएगी। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो डिटेल के लिए भी। 3 न्यूमेरिकल है, आप वीडियो को पॉज करके तीनों को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपने कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आप अपने आंसर मैच कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। क्या कह रहा है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, 10 kg, ठीक है। और इस 10 kg ब्लॉक के मास को मूव करवाना है आपको, ठीक है। और इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो पूछ रहा है, ऑब्वियसली बात है, ब्लॉक पहले रेस्ट पे है, ठीक है। चलो, आप ब्लॉक में एक्सेलरेशन आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस करवानी, तो नेचुरल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी ना। क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। तो बताओ वो फोर्स कितनी होगी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। मास कितना है ब्लॉक का, 10 kg, एक्सेलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितनी आ जाएगी 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 41 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो आपको कितनी फोर्स चाहिए, 40 न्यूटन की। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए कार ऑफ मास 800 kg। कह रहे हैं कि ये अपने पास में ये कोई कार है, कोई लंबोर्गिनी कार है, ठीक है, नए डिजाइन की आई है, और इस कार का जो मास है दैट इज 800 kg, ठीक है। और इस कार का मास 800 kg है और इस पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कार मूव करेगी, ठीक है। तो मूव करेगी, तो कह रहा है मूव कर रही है, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है एक्सेलरेशन बताओ। तो फोर्स लगाने से, फोर्स आपने कितनी लगाई 200 न्यूटन की, इससे कार एक्सेलरेट कर रही है इन दिस डायरेक्शन से, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगेन न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। फोर्स कितनी है 200 न्यूटन, मास कितना है 800 kg, एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स कितना था 200 न्यूटन, मास आपको 800 kg गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब 200 न्यूटन को क्या लिख सकते हो, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन को, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 800 kg एक्सेलरेशन, kg से kg कटा, ठीक है। और 200 फिर आपके पास में बचा क्या है, यहाँ पे देखो ये बचा आपके पास में 200, ये 20 से 20 कैंसिल आउट कर दो, ये यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना 8, तो कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 4, बस क्या बचा 1 यूनिट क्या बची है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही बचेगी एक्सेलरेशन की, इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू निकालोगे तो 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या आप एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बस स्टार्ट फ्रॉम हिल, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट
ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बस रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है एंड रोल्स डाउन ए हिल, और एक नीचे की तरफ आ रही है पहाड़ी पे, ठीक है। सपोज करो ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, ये आपकी बस है, ठीक है, और ये बस नीचे की तरफ आ रही है, चलना रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। पहले बस खड़ी थी, ब्रेक लगा रखे होंगे, फिर आपने सपोज करो ब्रेक से अपना ब्रेक पैडल से अपना पैर उठा लिया होगा, तो बस कहाँ करेगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो अब आपने बस नीचे लेके तो नहीं आ रही, पहाड़ी पे तो अपने आप नीचे आएगी, ठीक है। अब ये बस नीचे की तरफ आ रही है, और फिर क्या ऑब्जर्व करते हो, ये बस क्या है 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। आपसे पूछा बस की एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन तो होगी, पहली वेलोसिटी 0 थी इसकी, रेस्ट पे थी बस, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और बाद में सपोज करो बस यहाँ पहुंच जाती है, तो वेलोसिटी u से कितनी हो गई, v, u से वेलोसिटी कितनी होगी, v। और फिर और भी आपको इंफॉर्मेशन दी है, कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ सपोज करो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s, 200 मीटर, कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में यहाँ से बस यहाँ आ जाती है और 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ठीक है। तो आपसे पूछा एक्सेलरेशन निकालो, कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो गिवन डेटा है वो लिखो, ठीक है, फिर आप अपने एक मेंटल एक्सरसाइज है वो करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 गिवन है आपको, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 200 मीटर, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन निकालो, बेटा कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप निकाल सकते हो, एस यू टी ए का कोई रिलेशन याद आ रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, 3 इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। आपके पास में v नहीं है, यहाँ इस सिचुएशन में v नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। फिर ये वाली इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे, u है, s है, लेकिन v नहीं है, नहीं बात बनेगी, दोनों इक्वेशन काम नहीं देगी, ठीक है। फिर इक्वेशन सेकंड देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, t है आपके पास, t है, a है, u है, तो s निकल, मतलब t है, u है, s है, तो a निकल जाएगा। यहाँ पे 4 वेरिएबल है, 3 पता है, तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो आप लिखो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, हम सोल्व कर रहे हैं। s कितना, 200 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू टाइम कितना, 10 सेकंड, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, टाइम कितना, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 200 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस में 1/2 a, 10 का स्क्वायर 100, कैंसिल आउट करोगे कितना, 50, 50 को यहाँ कैंसिल आउट करो 4, कितना 4, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी चीजों की एसआई यूनिट हो, बार बार यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सभी चीजों की यूनिट एसआई यूनिट है, तो फाइनल एक्सेलरेशन की जो यूनिट आएगी वो भी एसआई सिस्टम में आएगी, ठीक है। इसलिए मान लो कि बीच में टाइम आपको मिनट में गिवन होता तो सेकंड में कर लिया करो, डिस्टेंस किलोमीटर में होती तो उसको मीटर में कर लिया करो, ठीक है, सो दैट की फाइनल एक्सेलरेशन आपकी एसआई सिस्टम में आ सके। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो अब इसके बाद में हम बात करेंगे कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन बस, बस पे हमें फोर्स निकालनी है, तो बताओ F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। बस का मास कितना था, गिवन था क्या, बस का मास आपको गिवन नहीं था, ठीक है, तो बस का मास नहीं है, तो शायद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में देखो क्या, हाँ बस का मास गिवन है बेटा, ये जो बस है ये गिवन है, बस का मास है एक बस ऑफ 5000 kg, नोट कर लेना, बस का मास कितना है 5000 kg, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मास कितना गिवन है 5000 kg, और एक्सेलरेशन बस की कितनी आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स कितनी लगी बस पे 20,000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आपको पता है 20,000,
1 kg/s को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। नोट करें। फोर्थ न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा और मजेदार न्यूमेरिकल है। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बट पेशेंस बनाए रखें और ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है। ठीक है, और ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से नीचे की तरफ लाइन आ रही है और ये ग्राफ क्या कर रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपको दिखाया गया है, ये एक बॉल के लिए दिखाया गया है और वो बॉल ग्राउंड पे मूव कर रही है। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि बॉल का मास 50 ग्राम हो तो फोर्स बताओ कितनी रहेगी। तो क्वेश्चन मजाक नहीं है, सीरियसली क्वेश्चन है। कभी आप सोचो कि सर ये क्या पूछ लिया, अभी तक तो कह रहे थे कि फोर्स फाइंड आउट करनी हो तो आपको मास गिवन होगा, एक्सेलरेशन हो गिवन होगी, आप निकाल लोगे। बट यहाँ क्या करें, मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए यहाँ छिपी हुई एक्सेलरेशन होपफुली कुछ स्टूडेंट समझ गए हैं, है ना। ठीक है, जो समझ गए हो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। और जो नहीं समझ में है वो समझने की कोशिश करना, अनलाइक मत करना। ठीक है, ओके। सो अब बात ये है कि बेटा वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। याद करो फर्स्ट चैप्टर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम इस ग्राफ से निकाल लें, मास गिवन है तो आप बता दोगे कि इस बॉल पे फोर्स कितना लग रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मैं इस क्वेश्चन के लिए एक सिचुएशन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिजिक्स सीखने में जो मजा है ना वो बाकी सब्जेक्ट में मुझे लगता है कम होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले ग्राफ की तरफ देखते हैं। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो बेटा क्या कह रहे हैं कि ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, बताओ। देखो बेटा, ग्राफ शुरू होता है जब टाइम 0 हो या कम टाइम हो। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो टाइम तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो दूसरी बात है ग्राफ यहां से शुरू हुआ है। तो जब ग्राफ यहां से शुरू हुआ है तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, 30। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है। जब टाइम कितना था, 0 सेकंड, तो उस बॉल की बात करें जो ग्राउंड पे मूव कर रही, तो यहाँ पे ये जो आप बॉल देख रहे हो ना, इस बॉल का वेलोसिटी कितना था, 30 मीटर पर सेकंड। ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फिर जब 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कुछ इतनी रही होगी। ठीक है, मतलब क्या है, जब टाइम 1 सेकंड हुआ, तो वेलोसिटी रही होगी, लमसम ले लो 25 बन रही है, तो देख लो ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर ऐसा चलता गया, 2 सेकंड पे वेलोसिटी और कम, 3 टाइम सेकंड पे वेलोसिटी और कम, 4 पे और कम और 5 पे और कम। बेटा वेलोसिटी कंटीन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब वेलोसिटी कंटीन्यूअसली डिक्रीज कर रही है और जब टाइम होता है 6 सेकंड तो वेलोसिटी यहाँ पे टाइम एक्सिस पे वेलोसिटी 0 होगी, तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 0। मतलब एक सिचुएशन ऐसी आएगी बेटा, ऐसे चलते चलते, कि जब टाइम 6 सेकंड हो जाएगा तो वेलोसिटी बॉल की 0 होगी। वेलोसिटी कंटीन्यूअसली 30 से 25, 25 से कहीं 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 और 5 से 0। मतलब ये तो एक भाई रिटार्डिंग मोशन हो गया ना, टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी ना, रिटार्डेशन का केस हो गया। मतलब क्या है कि एक बॉल थी और वो इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, धीरे 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 वो रुक रही है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि यहाँ रोकने का काम कौन कर रहा होगा, सोच के देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको ये तो नहीं बोला है ना
क्या बोला गया है, ठीक है, हाँ मतलब ये पूछा गया है कि बताओ कि बॉल पे कितनी फोर्स लग रही है, तो ये मतलब कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉल के मोशन को अपोज करने का काम करेगी। तो फोर्स चाहे कोई भी निकालनी हो आपको, ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फॉर्मूला आप मास इनटू एक्सेलरेशन का लगेगा, चाहे आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स हो या अप्लाइड फोर्स हो। न्यूमेरिकल को समझ गए आप अच्छे तरीके से, ठीक है। और एक बात बताओ, हमेशा अब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी टाइम के साथ में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, नेगेटिव, तो आप देखोगे जब अभी इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आने से फोर्स की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि F = ma होता है, तो यहाँ पे भी फोर्स नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव फोर्स का मतलब रिटार्डिंग फोर्स, मतलब वो ऐसी फोर्स यहाँ लग रही है जो मोशन को अपोज करने का काम कर रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्वेश्चन करें सो, ठीक है। तो देखो बेटा फिजिक्स बड़ी ही मजेदार है, हर क्वेश्चन में एक कहानी छिपी होती है, बस डिपेंड करता है आप कितनी कंसंट्रेशन के साथ में उस कहानी को अच्छे से समझने का काम करते हो, ठीक है। चलो अब सिचुएशन क्या है, आपको निकालनी है फोर्स, तो क्लियर सी बात है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F = ma, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। मास आपको गिवन है 50 ग्राम, ठीक है, लेकिन ग्राम तो सीजीएस यूनिट है, हम सारी की सारी यूनिट ऐसा ही ले रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है, ठीक है। तो मास को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो 50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 5/100 केजी और 5/10⁻², केजी 10⁻² ऊपर हो जाएगा तो 10⁻⁻² केजी हो जाएगा, तो बॉल का जो मास है वो आ गया 10⁻⁻² केजी, ठीक है। मतलब हमने इतनी कहानी यहाँ पे सोल्व कर ली। ओके बेटा, अब ये जो ग्राफ है अपने पास, ओके बेटा, अब जो अपने पास ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का हम स्लोप फाइंड आउट कर लें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखो मास यहाँ पे अपने पास है, मास की वैल्यू ये है अपने पास, और हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और स्लोप फाइंड आउट करना बेहद इजी होता है, इस ग्राफ पे कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लो, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, मतलब क्या है, मैंने ग्राफ पे 2 पॉइंट चूज कर लिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस ए बी पॉइंट के बीच में ये जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड आउट कर लें, तो इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, ठीक है। तो आप फाइंड आउट करो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप के लिए आप क्या करते हो, इस लाइन के बीच, इस लाइन के अलोंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में चेंज का रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ निकालेंगे तो देखो चेंज इन वाई एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस में पहले वैल्यू कितनी थी 30 थी और बाद में वैल्यू कितनी है 0, ठीक है ना। देखो अब ये आपसे ये पूछा जाए कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये तो आपको पता है ना, टाइम 0 है, टाइम 0 से ही स्टार्ट होगा, तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी 30 और टाइम 6 है तो वेलोसिटी कितनी 0, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो इस केस में वाई एक्सिस में चेंज कितना है, पहले वैल्यू 30 थी बाद में कितनी 0, तो चेंज पूछो तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो कितना हो जाएगा 0 - 30, ठीक है। और वहीं पे अब x एक्सिस में चेंज कितना है, x एक्सिस में देखो पहले वैल्यू कितनी थी 0, बाद में कितनी होगी 6, तो चेंज कितना है 6 - 0, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल। और यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वेलोसिटी आपने चेंज इन वाई एक्सिस मेजर किया, वाई एक्सिस में वेलोसिटी थी जो कि मीटर पर सेकंड में थी, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था, टाइम था जो कि सेकंड में था। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, वो कितनी मिलेगी -30 मीटर पर सेकंड अपॉन में 6 सेकंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। 6 को 30 से कैंसिल आउट करो, कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। देखो टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी तो नेगेटिव स्लोप आएगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब रिटार्डेशन है, ठीक है। और आपको एक्सेलरेशन यहाँ से मिल गई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास। मास कितना था 5 × 10⁻⁻2 kg, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी -25 × 10⁻2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू -25 × 10⁻2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन लिख सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बनेगा -10⁻2 कितना हो जाएगा, इसको 0.25 न्यूटन लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -0.25 न्यूटन। नेगेटिव फोर्स, एक्सेलरेशन नेगेटिव थी तो फोर्स भी क्या है नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज कर रही है तो फोर्स उस बॉल पे कैसी लग रही है, रिटार्डिंग फोर्स लग रही है। ऐसी फोर्स लग रही है जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है या उस बॉल की वेलोसिटी को डीएक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो बेटा इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो गया है बट वीडियो में मैंने सभी टॉपिक काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, चाहे लीनियर मोमेंटम हो विद न्यूमेरिकल और साथ में हमने न्यूटन सेकंड लॉ, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।